हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपने इसकी पहली वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया कि शेड्यूल क्या रहेगा। हाँ, और बिल्कुल इस सीरीज को बेसिकली सभी प्रकार के फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ही बनाया गया है। चाहे आप स्टेट के ले कर चलते हैं, चाहे सेंट्रल का फार्मासिस्ट एग्जाम ले लो, इन सभी वीडियोस का यूज आपको हर एक प्रकार के फार्मासिस्ट एग्जाम में होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली वीडियो के साथ। इस पूरे सीरीज की पहली एमसीक्यू क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 देखने जाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग पोर्शन से शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री पोर्शन से शुरुआत करेंगे, पैकेजिंग मटेरियल देखने जा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स यानी चैप्टर 3 और यूनिट ऑपरेशन यानी जिसे हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस हर एक क्लास में, हर एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको लास्ट के समय, जब लास्ट क्वेश्चन पहुंचेंगे तब उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या निकल कर आ रहा है? Who was the chairman of the first drug inquiry committee? DEC ड्रग इंक्वायरी कमेटी के सबसे पहले चेयरमैन किसे बनाया गया था? लेट कर्नल प्रोफेसर RN चोपड़ा जी की बात करते हैं, प्रोफेसर कपूर की बात करते हैं, प्रोफेसर GN घोष या प्रोफेसर श्रीवास्तव की बात करते हैं। जी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी एक ऐसी कमेटी का संगठन किया गया था, बनाया गया था, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, जब इंडिया में पहली बार जब मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम देखा गया कि कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइजन हो रहा है, पेशेंट को प्रॉपर सही क्वालिटी के स्टैंडर्ड वाले ड्रग्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन सभी का जांच करने के लिए एक कमेटी का आविष्कार किया जाए, कमेटी यहाँ पर बैठाई जाए, और इसका नाम था ड्रग इंक्वायरी कमेटी। इसे दूसरे नाम से चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। दो नेम है इसके, चोपड़ा कमेटी भी बोल सकते हैं, ड्रग इंक्वायरी कमेटी भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पर क्लियर करेंगे जी किसके चेयरमैनशिप के अंदर हुआ है। तो यहाँ पर भैया लेट कर्नल प्रोफेसर RN चोपड़ा जी के प्रेजेंस में हुआ है, इनके चेयरमैनशिप में हुआ है, इसलिए इसे चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ये क्लियर करना। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी पब्लिश्ड इन विच ईयर? कब हुआ था? 1760, 1860, 1960 और 1660। जब ऐसे डेट वाले आते हैं क्वेश्चंस, वहां पर आपको मेन फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे जो प्रॉब्लम रहते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं, अधिकतर इनमें भूलने का चांसेस बहुत रहता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा जी? फर्स्ट एडिशन 1960 के साथ चलना है, पहला एडिशन 1960, और उसके बाद देखिए फर्दर अभी 6th एडिशन तक पहुंच चुके हैं, 2021 में निकला हुआ है जी। और किसके चेयरमैनशिप के अंदर, किसके बाद, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, कब, कौन सा एडिशन कब पास हुआ है और किनके प्रेजेंस में हुआ है, किसके द्वारा पब्लिश हुआ है, लॉन्च हुआ है, ये आपको यहाँ पर जरूर से ध्यान में रखना है। और बिल्कुल जहां भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स एंड टेबल्स मिलते हैं, उन सभी का तुरंत ही स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया स्टार्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसके अंतर्गत किया गया था? कर्नल RN चोपड़ा जी के द्वारा, डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर B मुखर्जी या डॉक्टर नित्यानंद जी के द्वारा। सबसे पहला इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा हुआ था जी? तो यहाँ पर भी आपका सेम वही करेक्ट आंसर निकलेगा, ड्रग इंक्वायरी कमेटी के जो चेयरमैन है RN चोपड़ा जी के द्वारा ये भी हुआ है। ध्यान में रखना, पहला इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिशन जो हुआ है, इसे पब्लिश किया गया है RN चोपड़ा जी के प्रेजेंस में, इनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत। फिर देखते हैं, द आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग इज, अगर आप पैकिंग करने जा रहे हो किसी ड्रग को, अगर आप पैक करने जा रहे हो किसी कंटेनर में, तो उस कंटेनर की आइडियल फीचर्स क्या होनी चाहिए? उसमें ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए? टॉक्सिक होना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक रहेगा। अगला बोलता है FDA अप्रूवल, ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए कि हाँ ये सेफ है, ये इफेक्टिव है, आप इसे यूज कर सकते हैं पैकेजिंग के लिए। अगला, रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप उसमें रख रहे हैं, उसमें स्टोर कर रहे हैं, उसमें पैक कर रहे हैं, वो पैकिंग मटेरियल के साथ रिएक्टिव होना चाहिए।
अगला बोला है कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, ऐसा पैकिंग मटेरियल जो आपके प्रोडक्ट को डैमेज कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। कैसा पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए? टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट के साथ किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करना चाहिए, इरिएक्टिव होना चाहिए, और हमारे प्रोडक्ट को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं पहुंचाए। वैसी चीजें हमें लेकर चलनी है। एफडीए के द्वारा अप्रूवल उसे मिलना चाहिए, एफडीए द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। देखेंगे जी, मस्ट नॉट रिएक्ट विद द प्रोडक्ट बोल दिया गया, मस्ट नॉट इम्पार्ट टू द प्रोडक्ट टेस्ट और ऑर्डर, उसके टेस्ट या ऑर्डर के साथ किसी तरीके का डिस्टर्बेंस इसके द्वारा ना हो, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और एफडीए के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है। टाइप 1 होता है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। बोरोसिलिकेट किसे बोला जाएगा? हाँ जी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर बात करते हैं तो बोरोसिलिकेट ग्लास की बात करेंगे। टाइप 1 में आ जाता है, अधिकतर जो आपके लैब में आप यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, कोनिकल फ्लास्क, ये सभी बोरोसिलिकेट ग्लास के ही बने रहते हैं। टाइप 2 में ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं। टाइप 3 की बात करते हैं तो सोडा लाइम ग्लास, और टाइप 4 जनरल पर्पस वाले या नॉन पेरेंटल्स के साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर करना, नॉन पेरेंटल या जनरल पर्पस ग्लास आपका टाइप 4। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इनमें से कौन सा है जी? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के नाम से जिसे जाना जाता है, पॉलीयूरेथेन के नाम से जानेंगे, पॉलिस्टर या इपॉक्सी रेजिन। हाँ, क्या निकलेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर जी? थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो ऐसे प्लास्टिक जो क्या हो रहे हैं, हीट को भी ये सह ले रहे हैं, हीट में भी स्टेबल हैं। क्या निकलेगा? पीवीसी। ठीक है, अधिकतर चीजें पीवीसी के द्वारा बनाई जाती हैं, ये क्लियर करना। ठीक है, पीवीसी निकल कर आ जाएगा। थर्मोस्टेट प्लास्टिक होता है, हीट के प्रेजेंस में भी स्टेबल है। अगला क्वेश्चन, एरोसॉल कंटेनर आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच मेटल। हाँ जी, एरोसॉल जिसका परफ्यूम डियो हम लगाते हैं, डियो परफ्यूम लगाते हैं, इसे एरोसॉल बोला जाता है। एरोसॉल के जो कंटेनर रहते हैं वो किससे बने रहते हैं? टीन प्लेट से बने रहेंगे, एल्यूमिनियम से बनते हैं, ब्रास से बनते हैं, इनमें से सभी से बनाया जा सकता है। चलिए, अब जरा ये सोचना है कि हम सर इसे तो प्लास्टिक से भी बना सकते हैं या हम और किसी दूसरे मेटल का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मेटल ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एरोसॉल ऐसा प्रिपरेशन रहता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर अंडर प्रेशर यहाँ पर वो सबमिट रहता है, वहां प्रेशर के साथ उसे भरा जाता है, फिल किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर को सहने के लिए एक मेटल की जरूरत पड़ती है और वो रहेगा एल्यूमिनियम, क्योंकि टीन रिएक्ट कर सकता है, ब्रास रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता, इसलिए एल्यूमिनियम यहाँ पर यूज करेंगे। 95% प्योर एल्यूमिनियम सीट का यूज किया जाता है। चलो फिर देखते हैं, प्लास्टिक कंटेनर आर स्टेरिलाइज्ड यूजिंग। हाँ जी, प्लास्टिक कंटेनर अगर हमारे पास है, जैसे मेजरिंग सिलेंडर हो गया प्लास्टिक का, ठीक है, या मानकर चलो कुछ ऐसा हमारे पास कोई कंटेनर ही हो रहा है जो प्लास्टिक से बना हुआ है, अगर उसे हमें स्टेराइल करना है तो क्या यूज करेंगे? हॉट एयर ओवन करेंगे, ब्लीच करेंगे, इथाइलिन ऑक्साइड यूज करेंगे, या सभी का यूज कर सकते हैं। तो जरा सोच कर देखिएगा, प्लास्टिक के कंटेनर को, अब जैसे मेरे पास मानकर चलिए एक प्लास्टिक का पानी बॉटल है, अगर मुझे स्टेराइल करना है और मुझे अगर हॉट एयर ओवन में डालूंगा तो वो क्या होगा? जाहिर सी बात है जल जाएगा, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो नहीं, हॉट एयर ओवन नहीं करना है। ब्लीचिंग से भी नहीं हो सकता, ब्लीचिंग करेंगे तो हो सकता है कि उसका कुछ पोर्शन प्रोडक्ट के साथ जाकर मिल जाए। हाँ, इथाइलिन ऑक्साइड का बात करते हैं तो इन केमिकल के द्वारा अपन इनका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये क्या रहेगा जी? हमारे प्रोडक्ट को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं करेगा, हमारे कंटेनर को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव लेयर फॉर स्टील। स्टील को अगर देखिए, स्टील अगर खुले में रहेगा तो इसमें ये जंग लग सकता है या डैमेज हो सकता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उसमें इनमें से किसी एक पोर्शन, किसी एक को अगर हम उसके चारों ओर लेयर के तौर पर लगा देते हैं, तब वो उसमें जंग लगने से बच सकता है, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होने से बच सकता है। क्या निकलेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे जी? क्रोमियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का कवरिंग लगाएंगे, बोरॉन का या आयरन का लगाएंगे। आयरन का लगाएंगे तो सबसे पहले आपको यहीं पर जंग देखने को मिल जाएगा। बोरॉन भी एक्टिव रहता है, रिएक्टिव है, नहीं लगा सकते हैं। एल्यूमिनियम नहीं। क्या निकलेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर?
स्टील के लिए भैया क्रोमियम की बात करते हैं, ठीक है। क्रोमियम का यूज करेंगे जिससे क्या हो रहा है, ये उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोवाइड कोरोजन प्रोटेक्शन, ठीक है, मतलब जंग लगने से बचा रहा है हमारे कंटेनर को, स्टील के कंटेनर को, ठीक है। फिर देखते हैं इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर टू एनहेंस द एलिजेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को जो हमारे पास मानकर चलो हमारे पास कोई ड्रग बना है, कोई मेडिसिन हमने बनाया है और हम उसकी सुंदरता और बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका अट्रैक्टिवनेस और बढ़ाना चाह रहे हैं, इस कंडीशन में अपन क्या ऐड करते हैं, एडिटिव्स का यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट या इनमें से कोई सा भी नहीं। चलिए एडिटिव्स जिसकी जरूरत रहती है ये ऐड करते हैं, इंग्रेडिएंट इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे स्वीटनर हो गया, बाइंडर हो गया, इनकी तो जरूरत पड़ती है ना, ये उसकी सुंदरता को नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, फार्मास्यूटिकल एड्स में जैसे हम कलरिंग एजेंट की बात कर लेते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट के अपीयरेंस को और सुंदर बनाता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के साथ ये कभी भी एक्ट नहीं करता, ठीक है। ऐसे फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज करते हैं जो रिएक्टिव ना रहे, इनएक्टिव रहे और हमारे प्रोडक्ट को किसी भी तरीके का डैमेज ना करवा सके, ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसे सब्सटेंस का हम यहाँ पर यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के अंतर्गत। चलिए फिर देखते हैं डाई सोडियम EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट की बात कर लो, ये क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, चिलेटिंग एजेंट चिलेट बनाता है या प्रिजर्वेटिव का काम करता है। स्वीटनिंग एजेंट तो बिल्कुल नहीं जी, फ्लेवरिंग एजेंट में आपके फ्लेवर वाले सभी आ जाएंगे। चिलेटिंग एजेंट की बात करते हैं, हाँ ये चिलेट बनाने का काम करता है, ध्यान में रखना। क्या करता है जी, किसी भी अगर सब्सटेंस के साथ इसे हमने मिलाया जिसके साथ ये कंफर्टेबल है तो उसके साथ चिलेट बना जाता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है जो आगे जिसका यूज नहीं हो पाता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना लेगा और उसे पूरी तरीके से इरिएक्टिव बना देता है। चलो फिर देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर चेरी फ्लेवर। चेरी फ्लेवर कहां से, कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे चेरी लाइक फ्लेवर हमें मिल रहा है। पहला बात करते हैं जेरानियोल की बात कर लो, एलाइल बेंजोएट की बात करते हैं, यूजिनॉल या इनमें से कोई सा भी नहीं। हाँ, कैसे फ्लेवर कैसे चाहिए जी, चेरी फ्लेवर चाहिए। कहां से मिल रहा है यहाँ पर, एलाइल बेंजोएट से, जेरानियोल से भी नहीं, यूजिनॉल तो लेकर चले गए क्लोब में। यूजिनॉल का टेस्ट कहां से, किससे मिलता है जी, यूजिनॉल वाली चीजें क्लोब से मिलता है, क्लोब का एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन है यूजिनॉल, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जेरानियोल की बात करते हैं तो कैसा फ्लेवर देता है, ये रोज जैसा फ्लेवर देगा, ध्यान में रखना। चलो फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज बीटर टेस्ट। ओके, बीटर टेस्ट, अब शुगर तो सर ऐसे सोच रहे होंगे सर शुगर तो हमेशा मीठा ही होता है, लेकिन नहीं, इनमें से एक ऐसा शुगर है जिसका टेस्ट बीटर भी रहता है। बताओ जी कौन सा यहाँ पर निकलेगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, सैचरीन या इनमें से कोई सा भी नहीं। ग्लूकोज सुक्रोज की बात करें तो ये तो जाहिर सी बात है, स्वीटनिंग ये मीठे होते ही हैं, इनका टेस्ट स्वीट रहता है। लेकिन अगर मैं सैचरीन की बात करता हूं तो सैचरीन एकमात्र ऐसा है जिसका टेस्ट क्या रहता है जी, बीटर रहता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मैनिटॉल स्वीटनिंग स्वीट देता है, ज़ैलिटॉल की बात करते हैं स्वीट रहेगा, साइक्लामेट्स बीटर दे देगा, सैचरीन बीटर देता है, ठीक है। मैनिटॉल का यूज अधिकतर च्यूएबल टैबलेट्स में बनाने के लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव हीट देता है, नेगेटिव हीट प्रोड्यूस करता है मैनिटॉल, ध्यान रखना, इसलिए उसे च्यूएबल टैबलेट्स में यूज करते हैं। फिर देखते हैं जी द ड्रग एंड सब्सटेंस विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। चलिए ऐसे सब्सटेंस जो हम ऐड किए ताकि हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारे एपीआई के साथ वो रिएक्ट ना कर सके, या अगर करता भी है तो उसमें उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इतना कम रहे कि वो कोई खास इफेक्ट हमारे शरीर में कॉज ना करवा सके। क्या निकलेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, कार्मिनेटिव की बात करते हैं, नहीं जी, कार्मिनेटिव तो स्पेसिफिकली यूज होता ही है हमारे स्टोमक को और अच्छा बनाने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। फार्मास्यूटिकल एड्स की बात कर लो, हाँ फार्मास्यूटिकल एड्स भैया अभी बताया था मैं आपको, फार्मास्यूटिकल एड्स में कलरिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी चीजें जो हमारे प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी,
ये क्लियर निकल जाएगा जी आपका करेक्ट आंसर। लैक्सेटिव परगेटिव लेकर चलोगे तो वो स्टूल पासनिंग को और स्पीड करवाता है, ठीक है, स्टोमक को खाली करवाने में हेल्प करता है, तो ये भी आपका हट जाएगा। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट फार्मास्यूटिकल एड्स में नहीं रहता या ना के बराबर रहता है। फिर देखते हैं जी यहाँ पर क्या आ रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल कलरेंट। हाँ जी, कलरिंग एजेंट के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है। सभी सिंथेटिक हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा है जो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेचुरली किसी ओरिजिन से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी प्लांट स्पीसीज से निकाला जा रहा है। अमरंथ की बात कर लेते हैं, नहीं सर, अमरंथ तो डाई होता है और अमरंथ सिंथेटिक डाई होता है। हाँ, यहाँ पर फिर अगला क्या आ गया जी, एरिथ्रोसिन की बात करते हैं ना, एरिथ्रोसिन भी, ये भी बैक्टीरिया को स्टेन करने में यूज किया जाता है, ये भी सिंथेटिक ही होता है। योसिन की बात कर लो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव स्टेनिंग में आ जाता है, मतलब ये भी एक सिंथेटिक स्टेन ही है, सिंथेटिक कलरेंट है, सिंथेटिक तरीके से केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। बट अगर मैं कैरोटिनॉइड्स की बात करता हूं तो कैरोटिनॉइड्स प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं, बहुत से एल्गी से भी इसे ऑब्टेन किया जाता है, साथ ही साथ जो ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने लिए फूड बना रहे हैं, न्यूट्रिशन बना रहे हैं, उनका यूज हम बनाने में भैया कैरोटिनॉइड्स को बनाने में यूज करेंगे, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो इसका ओरिजिन क्या हुआ, नेचुरल ओरिजिन हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जी नेचुरल के लिए कलरेंट्स, नेचुरल कलरेंट्स ध्यान में रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, एनाटो और रेडिश ऑरेंज डाई मेड फ्रॉम द सीड ऑफ एनाटो, इसका ओरिजिन बताना है जी, ठीक है। किसके सीड से बनाया जाता है, विटानिन से बना रहे हैं, कैरामल से बना रहे हैं, एचोइट से बना रहे हैं, या इनमें से कोई सा भी नहीं निकल कर आएगा। एनाटो, अब ये भी क्या हो गया, ये भी एक नेचुरल कलरेंट हुआ ना जी। कैसा कलर दे रहा है, तो रेडिश ऑरेंज डाई दे रहा है, रेडिश या ऑरेंज कलर दे रहा है। क्या निकलेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर जी, एक्योइट, ठीक है। एक प्लांट से, एचोइट प्लांट से इसे निकाला जाता है, बिक्सा ओरेलाना, यहाँ से निकालेंगे जी, ये देखो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। फिर देखते हैं अगला क्या बोल रहा है, पीएच रेंज ऑफ ग्लूकोनिक बफर। अच्छा, ग्लूकोनिक बफर अगर आपने बनाया है, क्या पीएच रेंज देगा जी, 9 से 10 मतलब चले गए बेसिक की ओर, 3.2 यानी एसिडिक में आ गए, 9 में आ गए मतलब फिर से स्लाइटली बेसिक आ गए, 3.5 to 5.5, ओके, मतलब ये भी एसिडिक रेंज में आ रहा है। चलिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लाइटली एसिड हो रहा है, यहाँ पर हाईली एसिडिक हो रहा है जी। चलिए क्या निकलेगा, 7 से नीचे आएंगे एसिडिक में चलेंगे, 7 से ऊपर जाएंगे पीएच वैल्यू में तो भैया बेसिक की ओर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर निकलेगा, ग्लूकोनिक बफर एसिडिक नेचर का रहता है, 3.2 ये आ जाएगा जी इसका पीएच रेंज, 3.2 के साथ चल लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म नहीं होता है साइज रिडक्शन के लिए, ठीक है। पहला बोल दिया इम्पैक्ट, ठीक है, हमने डायरेक्ट उस पर फोर्स लगाया, एट्रिशन बोल दिया हमने उसमें फ्रिक्शन लगाया, या कटिंग बोल दिया हमने उसे काट दिया, या कंप्रेशन बोल दिया हमने ऊपर से प्रेशर लगा दिया, या इल्यूट्रेशन की बात करते हैं तो इल्यूट्रेशन में क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द शेप, हम उसे अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या निकलेगा जी करेक्ट आंसर, सर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है साइज रिडक्शन का, लेकिन नहीं, इल्यूट्रेशन की बात करते हैं, ये साइज सेपरेशन का फिनोमिनॉन है, ठीक है। साइज अपन सेपरेशन कर रहे हैं, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से अपन अलग कर रहे हैं, ध्यान में रखना, साइज सेपरेशन में आ जाएगा। एक्सेप्शनल केस पूछा है जहां पर नॉट आ जाता है भैया, उस पर क्वेश्चन को मेन फोकस रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मिल इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ऐसा कौन सा मिल है जिसमें क्या हो रहा है, इम्पैक्ट भी हो रहा है, डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट पर डायरेक्ट हमने ऐसा एक फोर्स दिया, और एट्रिशन मतलब उसमें फ्रिक्शन भी करवा रहे हैं, दोनों ही हो रहा है। बाल मिल के साथ हैमर रोलर मिल की बात करें, या इनमें से कोई सा भी नहीं। चलिए हैमर की बात करेंगे तो इम्पैक्ट आ जाता है, डायरेक्ट हमने हैमर के द्वारा इम्पैक्ट दिया। रोलर में भैया आपका एट्रिशन आ जाएगा। हाँ, बाल मिल की बात करते हैं तो इसमें छोटे, इसमें जो बॉल मेटेलिक बॉल्स रहते हैं वो डायरेक्ट उनके ऊपर गिर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट हमारे साथ इम्पैक्ट दे रहे हैं, और उसके साथ ही साथ उनके साथ फ्रिक्शन में भी जा रहे हैं,
इसलिए एट्रिशन भी कॉज करवाता है। एट्रिशन एंड इम्पैक्ट दोनों पर काम करेगा, ये ध्यान में रखना। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द बिलो इक्वेशन रिप्रेजेंट। हाँ जी, ये इक्वेशन किस चीज के लिए है, किस लॉ का इक्वेशन है बताएंगे। आर्हेनियस लॉ को कर रहा है, किस लॉ को बताता है, बॉन्ड्स लॉ की बात करते हैं, रिटिंजर्स लॉ किसके साथ निकल कर आएगा जी, क्या निकलेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, किक्स लॉ की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से रखना, पूरे इस इक्वेशन को रिमेंबर करके रख लेना जी, किक्स लॉ की बात करते हैं। चलो अब किक्स लॉ मतलब उसका ये भी आपको जरा ध्यान में रखना है कि किक्स लॉ सिर्फ देख लिए इक्वेशन देखकर आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा रिमेंबर करना है कि किक्स लॉ का यूज कहां पर होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी साइज को, किसी भी प्रोडक्ट का साइज अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो उसको रिड्यूस करने में हमें जितना एनर्जी लग रहा है ये अपन कैलकुलेट करने के लिए किक्स लॉ का यूज करते हैं। तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक बार उससे रिलेवेंट और भी चीजें आप जरूर से अपने माइंड में एक बार रिमाइंड जरूर करना, तब जाकर आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। फिर देख लेते हैं, एज रनर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एज रनर मिल कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, क्रशिंग पर काम कर रहा है और एट्रिशन पर काम करता है। क्रशिंग के साथ शेयरिंग फोर्स पर, ठीक है, शेयरिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, शेयर हो रहा है। क्रशिंग के साथ ग्राइंडिंग और क्रशिंग दोनों, या कटिंग के साथ एट्रिशन की बात करेंगे जी। क्या निकलेगा यहाँ पर, पहला तो क्रशिंग, ठीक है, क्रशिंग हो रहा है, हाँ सभी में क्रशिंग है, इसमें नहीं है, हटा दीजिए क्रशिंग, और इसके साथ शेयरिंग निकल कर आएगा। एज रनर मिल में क्या, कटिंग के साथ शेयरिंग होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर से रखना, कौन सा मिल है, क्या एक्शन कॉज करवाता है, प्रोडक्ट साइज क्या देता है, किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इन सभी को जरूर से ध्यान में रखना। फिर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। हाँ जी बताइए, अभी तो बताया था मैं, प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल क्या हो सकता है, इम्पैक्ट बोलेंगे, क्रशिंग, शेयरिंग बोलेंगे, कंप्रेशन या कटिंग बोलेंगे। कटिंग भैया कटर मिल में ले जाओ, कंप्रेशन भैया लेकर चले जाओ सीधा आप आपके रोलर मिल में, एज रनर मिल में आपका क्रशिंग एंड शेयरिंग आ जाएगा। बात करेंगे इम्पैक्ट में, तो हैमर मिल के साथ चलना है। ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट कहां पर मिला, तो हैमर मिल के द्वारा मिल रहा है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, विच मिल इज प्रिफर्ड फॉर वेट ग्राइंडिंग। अच्छा, वेट ग्राइंडिंग, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वेट जिसका नेचर क्या है जी, ड्राई नहीं है, गीला है, वेट है। अब वेट वाले, जैसे लिक्विड ही हो गया, मानकर चलो सेमी सॉलिड हो गया, आप उसे कैसे ब्रेक करोगे। अगर आप उसमें हैमर लगाओगे, हैमर से अगर आप उसे मारोगे, तो लिक्विड को कहां से आप हैमर से मारोगे, नहीं मारोगे तो ऐसा कोई बात ही नहीं है कि वो पूरी तरीके से साइज उसका रिड्यूस हो जाए, नहीं होने वाला, वो आपका प्रोडक्ट ही डैमेज हो जाएगा। रोलर मिल, रोलर भी अगर आप चलाएंगे इस कंडीशन में भी आपका प्रोडक्ट डैमेज होने का चांसेस है। रोटरी कटर मिल, लिक्विड को काट नहीं सकते हैं, लिक्विड को कैसे कट करेंगे जी, कोलॉइडल मिल की बात करते हैं, या कोलॉइड मिल बोल लो, कोलॉइडल मिल बोल लो, यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा आज जी, है ना। कोलॉइडल मिल या कोलॉइड मिल के द्वारा अपन अगर लिक्विड हो रहा है, या जिनमें वेट है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, तो उससे हम यहाँ पर इसके द्वारा कर सकते हैं। नीचे वहां पर रोटेटर लगा रहता है, स्टार्टर लगा रहता है, जिसके कारण वो घूमते घूमते उनका साइज धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाता है, ये क्लियर करना। फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन साइज सेपरेशन ऑफ सिव सेकर मशीन। क्या होता है जी, सिव सेकर मशीन है हमारे पास, ठीक है, अलग अलग सिव लगे हुए हैं और वो नंबर से सेक हो रहे हैं, बार बार वो सेक हो रहे हैं इधर उधर। तो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके कारण यहाँ हमारे साइज अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग स्लॉट में सेपरेट हो रहे हैं। एजिटेशन की बात करो, ब्रशिंग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहे हैं, या शेयरिंग कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब एक ही एरिया में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के उसे गोल घुमा रहे हैं, जैसे साइक्लोन सेपरेटर में होता है। यहाँ पर क्या निकलेगा करेक्ट आंसर जी, एजिटेशन की बात करेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, एजिटेशन। सिव सेकर मशीन में क्या हो रहा है, अलग अलग सिव है और यहाँ पर एजिटेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिल गया। फिर देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग फोर्स यूज्ड इन साइक्लोन सेपरेटर। अभी बताया था, साइक्लोन सेपरेटर में कौन सा यहाँ पर मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। पहला बोला एडिसिव फोर्स का यूज किया गया, अगला बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्स या शेयरिंग फोर्स। कौन सा फिनोमिनन यहाँ पर यूज करेंगे जी, साइक्लोन सेपरेटर है, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हमारा
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। जिनका डेंसिटी ज्यादा रहता है वो नीचे जमे हो जाएंगे, जिनका डेंसिटी कम रहेगा वो ऊपर पहुंच जाते हैं और आपके पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करेंगे जब भी आपके सामने साइक्लोन सेपरेटर आता है। सी फॉर साइक्लोन, सी फॉर सेंट्रीफ्यूगल, तुरंत करेक्ट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रशिंग मेथड फॉर फास्टन द मूवमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। अगर हम ब्रशिंग मेथड कर रहे हैं तो इनमें से किस मटेरियल के मूवमेंट को हम और स्पीड कर सकते हैं, उसके फ्लो को हर और स्पीड हम कर सकते हैं। कोर्स मटेरियल की बात करते हैं, ड्राई मटेरियल्स की बात करें, लाइट मटेरियल या स्टिकी मटेरियल। अब देखिएगा, एक मटेरियल है आपके पास, एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर आपको उसके साइज को रिड्यूस करना है या अगर आपको उसके साइज को सेपरेट करना है तो आप अगर ब्रशिंग लगाओगे तो उस कंडीशन में स्टिकी मटेरियल्स को आप इनके मूवमेंट को और स्पीड कर सकते हो। कोर्स मटेरियल्स का नहीं पॉसिबल है, ड्राई का नहीं है। लाइट की बात करेंगे तो जैसे ब्रशिंग करेंगे तो वो अपना डायरेक्शन ही उनका चेंज हो जाएगा। क्या निकलेगा जी? स्टिकी मटेरियल्स। ठीक है, ब्रशिंग एयर ब्लो करके या जैसे यहाँ पर ब्रश लगे हुए हैं, सिर्फ साइजर, यहाँ पर अलग अलग ब्रश लगे हुए हैं, इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इसे अलग कर रहे हैं, साइज सेपरेट कर रहे हैं। फिर देखते हैं, सिब नंबर 44 हैज नॉमिनल मैस एपर्चर ऑफ, कितना रहता है जी? नॉमिनल मैस एपर्चर कितना रहेगा? या 355 म्यूएम की बात करते हैं, माइक्रोमीटर, 260 माइक्रोमीटर, 300 और 175। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? 44 नंबर, सिब नंबर 44, मतलब 1 इंच में 44 गैप्स, 44 सेक्शंस बनते हैं। यहाँ पर ये ध्यान में रखना। कितना आ जाएगा? 355 माइक्रोमीटर की बात करेंगे। और इसके बाद का ये स्क्रीनशॉट जरूर से लेकर रखना, जहां जहां पर आपको बोलूं स्क्रीनशॉट लेकर रखना, उन सभी को जरूर से ध्यान में रखना, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो शॉर्ट में है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप इसी से रिवीजन कर सकते हो आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पाउडर ऑन बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी बताएंगे जी। पाउडर्स को आप उनकी डेंसिटी के हिसाब से अगर आप सेपरेट कर रहे हो, हाई डेंसिटी वाले पाउडर नीचे, लो डेंसिटी वाले पाउडर ऊपर, अगर ऐसा हो रहा है तो सेपरेशन कैसे कर रहे हैं, किसके द्वारा हो रहा है? सेडिमेंटेशन के द्वारा हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हो रहा है, या इल्यूट्रिएशन की बात करें, और इनमें से दोनों, मतलब बोथ ए एंड बी, दोनों ही देखने को मिल सकता है। हाँ, पाउडर की बात करते हैं तो पाउडर में आपको इल्यूट्रिएशन देखने को मिला। सेडिमेंटेशन लिक्विड के साथ होता है, और ये भी किसके बेसिस पर? ग्रेविटी के कारण होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर काम करता है जी। सेंट्रीफ्यूगल में यहाँ पर भी डेंसिटी के साथ हो रहा है, लेकिन लिक्विड के साथ अधिकतर यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर निकल जाएगा इल्यूट्रिएशन। क्लियर करना, ठीक है। इल्यूट्रेशन हो रहा है, अगर पाउडर की बात किए तो पाउडर को सेपरेट करने के लिए इल्यूट्रेटर का यूज करते हैं। फिर देखते हैं, इन एयर सेपरेटर की बात कर लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर इज अप्लाइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। अपन किसके द्वारा एयर को पहुंचा रहे हैं? एयर सेपरेटर में, एयर के द्वारा, एयर का यूज करके हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो हम एयर को किस पाथवे से पहुंचाएंगे वहां तक? अप्लाइंग वैक्यूम अप्लाई करके कर रहे हैं, या ऑटोमाइजिंग एयर कर रहे हैं, पंपिंग के द्वारा, हमने कहीं से पंप लगाया और एयर पंप कर रहे हैं, या रोटेटिंग फ्लो, मतलब जब एयर अंदर आएगा तो वो रोटेट होकर आना चाहिए। क्या निकलेगा करेक्ट आंसर जी? यहाँ पर रोटेटिंग फ्लो कैसे आ जाएगा? यहाँ अगर जैसे अब इसी की बात कर लो, पार्टिकल्स यहाँ पर रखाए हुए हैं, अगर हमें एयर इनलेट करना है तो एयर ऐसे तुरंत ही डायरेक्ट आपके पार्टिकल्स को हिट नहीं करना चाहिए। एयर पहले पहुंचेगा दूसरे डायरेक्शन में, उसके बाद रोटेट करते हुए फिर वो आपके प्रोडक्ट तक पहुंचेगा, और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट में सेपरेशन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज कॉल्ड एज कोर्स पाउडर। इनमें से किसे कोर्स पाउडर बोला जाता है जी? ये ध्यान में रखेंगे। कोर्स पाउडर के लिए क्या आ जाएगा? ऐसा पार्टिकल्स, ठीक है, ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास थ्रू सिब नंबर 7। अगर सभी पार्टिकल्स सिब नंबर 10 के साथ अगर निकल गए, 10 को क्रॉस कर लिया, ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास थ्रू सिब नंबर 22 के साथ कर लिए, या 44 नंबर, या बात करते हैं 85। अब जरा ये देखिएगा,
शिव नंबर का मतलब क्या समझते हैं? शिव नंबर का मतलब क्या हो गया? जैसे शिव नंबर 10, 10 का मतलब क्या होगा? ये आ गया शिव, और इसमें 1 इंच अगर मैं लेता हूं, एक स्क्वायर अगर लेता हूं, 1 इंच का स्क्वायर, तो यहां पर 1 इंच में 10 सेक्शन बनने चाहिए, 10 सेक्शन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी 10 बनने चाहिए, ठीक है। तो 10 ऐसे होल, ऐसे जो होल बन रहे हैं ना, ऐसे 10 अगर होल बने तो उसे शिव नंबर 10 बोला जाएगा। अब और दूसरा देखिए कंडीशन, 1 इंच में 22 होल बन रहे हैं, 1 इंच में 44, और 1 इंच में यहां पर कितने बन गए जी? 85। हाँ, अब बताओ कि कौन सा ऐसा शिव है जिसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत फाइन रहेगा, जिसमें शिव नंबर ज्यादा है, जिसमें इस 1 इंच में नंबर ऑफ सेपरेशन ज्यादा हैं, नंबर ऑफ वायर्स अगर ज्यादा हैं, उस कंडीशन में वहां का अगर मैं बात करूं, वहां से जो पाउडर निकल रहा है वो फाइन निकलेगा। लेकिन कोर्स पाउडर की बात करते हैं तो कोर्स पाउडर भैया ऐसे हैं जो जिनका साइज फाइन के बजाय, फाइन के या अगर आप ले लो वेरी फाइन, तो उनके कंपैरिजन में इनका साइज थोड़ा बड़ा रहता है। तो ऐसे सभी पाउडर्स जो शिव नंबर 10 को क्रॉस कर रहे हैं, 10 से तो क्रॉस हो जा रहे हैं, बाकियों से नहीं हो पा रहे हैं, ये ध्यान में रखना, उन्हें कोर्स पाउडर बोलेंगे, ये क्लियर करना जी। कोर्स पाउडर 10 नंबर से क्रॉस कर गए। मॉडरेटली कोर्स की बात करते हैं तो 22, मॉडरेटली फाइन पाउडर की बात करें 44, या फाइन पाउडर की बात कर लो 85, और वेरी फाइन देखिएगा 120 में साइज नंबर 120 को क्रॉस कर लिए। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। फ्लाइंग वेल इज यूज्ड टू एनहांस द मोशन ऑफ पार्टिकल बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मोड। किसके द्वारा, कौन सा मेथड यूज हो रहा है जी? यहाँ पर फ्लाई वेल की बात करते हैं, यहाँ पर भी एयर का यूज हो रहा है। बताना यहाँ पर क्या निकल जाएगा करेक्ट आंसर। ब्रशिंग मोड की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मोड, सेंट्रीफ्यूगल मेथड के द्वारा यूज हो रहा है, या गायरेशन मोड, या इसमें से ऑस्किलेशन मोड की बात करते हैं। करेक्ट आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर? फ्लाई वेल की बात करें, जहां पर भी आता है समझ जाना, तुरंत करंट आंसर पर चलना जी। गायरेशन मोड का यूज करेंगे, इस तरीके से अगर हम सेपरेट करें तो गायरेशन मेथड का यूज करना है हमें। फिर क्या बोलता है, इन साइक्लोन सेपरेटर द सेपरेशन विल डिपेंड अपॉन, सेपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी और उसके शेप के ऊपर। अगला बोला पार्टिकल के शेप या सरफेस एरिया के ऊपर, साइज और डेंसिटी के ऊपर। अगर डेंसिटी ज्यादा है, साइज बड़ा है, तो पहले सेपरेट हो जाएगा। अगला बोला सरफेस टेक्सचर के ऊपर, सरफेस का टेक्सचर उसका कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। चलिए क्या बताया था मैं आपको, साइक्लोन सेपरेटर की बात करेंगे तो भैया अपन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर एक्सिस में हम चारों ओर हम शिव को या हमारे प्रोडक्ट को हम यहाँ पर मूव करवाते हैं, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा रहती है, जिनका साइज बड़ा रहता है, वो सबसे पहले सेपरेट डाउन होकर नीचे आ जाते हैं। करेक्ट आंसर चलना यहाँ पर साइज एंड डेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेरिंजबोन स्क्रीन, इसकी बात कर लें, इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल्स के लिए हम इनका यूज कर रहे हैं जी? हाँ, स्क्रीनिंग है मतलब साइज सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा स्क्रीनिंग करना है तो किसके लिए यूज करेंगे इस मेथड को? फिब्रस मटेरियल्स के लिए, जो फाइबर वाले मटेरियल्स रहते हैं। अगला क्रिस्टलाइन मटेरियल, जिन ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे पाउडर जिनमें क्रिस्टल बने हैं, क्रिस्टल पाउडर हैं। या बात करते हैं स्लरीज और कोर्स पार्टिकल्स की, स्लरी बना हुआ है या कोर्स पार्टिकल, मतलब फिर वही जिनका साइज बड़ा रहेगा। और अगला क्या बोला है, इन सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं। चलिए क्या निकलेगा, हेरिंजबोन की बात करेंगे तो सीधा आपको लगाना है भैया क्रिस्टलाइजेशन मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनका नेचर क्या है, क्रिस्टल नेचर के हैं, उनको सेपरेट करना है तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। एमॉर्फस के लिए यूज करते हैं, फिब्रस के लिए अगर फाइबर वाला है तो राउंड होल्स का यूज करते हैं, अगर स्लरीज है तो अपन क्रॉस स्लॉट का यूज करते हैं, क्रॉस स्लॉट्स का यूज कर जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स
so that it represent the length of the side of square aperture is called। हाँ, क्या मिल रहा है जी, 1 इंच में यहाँ पर आपको पूरे के पूरे वायर्स मिल रहे हैं, उनका लेंथ आपको मिल रहा है, इसे क्या बोला जाएगा, नॉमिनल साइज ऑफ एपरेचर। एपरेचर मतलब जो आपका सिव हो गया उसकी बात कर रहे हैं। नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर वायर के डायमीटर की बात कर लिए, या अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया, जहां पर स्क्रीनिंग हो रहा है, जहां से मटेरियल्स आपस में सेपरेट हो रहे हैं, या एपरेचर टॉलरेंस एवरेज की बात करेंगे। यहां पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, अगर किसी पर्टिकुलर हमने क्या बात किया, डिस्टेंस बिटवीन वायर्स, ठीक है, एक वायर सो दैट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर एपरेचर, ठीक है, उसके पूरे साइज को बता रहा है, उसके पूरे लेंथ को अगर पता चल रहा है तो इसे नॉमिनल साइज एपरेचर के नाम से जानेंगे। और इसके द्वारा ही हम पता लगाएंगे कि देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ वायर्स हैं, कितना गैप यहाँ पर बन रहा है, कितने जो यहाँ पर होल्स बन रहे हैं उनकी संख्या क्या है, इस नंबर का हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन ड्यूरिंग मिक्सिंग यूनिट ऑपरेशन। अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा चीज है जो आपस में एक दूसरे से एडमिक्स होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं। डिसिमिलर चार्ज मतलब एक ऐसा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज का है और एक नेगेटिव चार्ज का है। डिसिमिलर फोर्स, ठीक है, एक एडिसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स की बात कर लो। डिसिमिलर आयन की बात कर लो, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन यहाँ पर आ जाएंगे। यह बात करते हैं डिसिमिलर पार्टिकल्स, मिक्सिंग किसके लिए किया गया। जैसे कभी मिक्सचर खाए होगे दुकान से लेकर, आपने कभी मिक्सचर पैकेट आइटम में कभी आपने मिक्सचर खाया होगा, उसमें क्या रहते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट रहता है, उन सभी को आपस में मिक्स करके एक यूनिक टेस्ट लाया जाता है। सेम यहाँ पर भी अलग अलग नेचर के पार्टिकल्स को, ऐसे पार्टिकल्स, अगर सिमिलर पार्टिकल्स को मिक्स करना है तो आपको किसी भी तरीके की मेहनत की जरूरत नहीं। जैसे पानी में, अगर मैं बोलूँ पानी में अगर आपको मिलाना है दूध, या दूध में अगर आपको पानी मिलाना है, आप दूध रखा है 1 लीटर, उसमें आपको 500 ml आपको पानी डालना है, तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही मैं आपको बोलता हूं कि वाटर है एक साइड और एक साइड ऑयल है, इन दोनों को आपको मिक्स करना है, मिक्स करके मल्सन बनाना है, ये आसानी से मिक्स नहीं हो रहे। इनको मिक्स करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है, फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे से डिसिमिलर नेचर के हैं, एक वाटर लविंग है, एक ऑयल लविंग है, और वाटर और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते। इन्हें हम जब मिक्स करेंगे तो उसके लिए कुछ एडिशनल हम यहाँ पर मेथड यूज करेंगे, कुछ ऐसे एजेंट का यूज करते हैं जो इन्हें प्रॉपर तरीके से बाइंड करके रखे और हमारा प्रोडक्ट को स्टेबल रखे, जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो डिसिमिलर पार्टिकल्स की बात करेंगे जी, डिसिमिलर पार्टिकल्स का यूज का हम यहाँ पर मिक्स करते हैं मिक्सिंग के अंतर्गत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, क्या है जी, रीजन ऑफ कंप्रेशन की बात करते हैं एंड रेयरफैक्शन की बात करते हैं, प्रोड्यूस्ड इन विच, किस इमल्सिफायर में होता है। अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायर में आ रहा है, सिल्वर सोन इमल्सिफायर में आ रहा है, या गायरेटर के साथ बात करते हैं, या सोनार मोड वाइब्रेटर की बात करो। रिफ्रैक्शन की बात करें, रेयर फ्रैक्शन हो गया यहाँ पर, एक हो गया कंप्रेशन हो गया। ये दोनों ही किसके साथ देखने को मिला, कौन सा इमल्सिफायर है जिसका यूज करके अपन फाइन पार्टिकल्स वाली इमल्सन बना रहे हैं। क्या निकलेगा करेक्ट आंसर जी, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायर की बात कर लो, ठीक है। अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायर का यूज किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम इमल्सिफिकेशन का काम कर सके, हम इमल्सन प्रिपेयर कर सके, और ऐसे इमल्सन जिनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जो लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की बात कर ले। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन लिक्विड मिक्सिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, किसके द्वारा कर सकते हो जी मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। अगर हम लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, कौन सा मेथड है, कौन सा लॉ है, फिक्स लॉ की बात कर लो, स्टोक्स लॉ की बात करते हैं, रेटिंजर डिफ्यूजन मेथड, या कन्वेंशन लॉ के द्वारा पता लगाया जा सकता है।
हाँ जी, अगर डिफ्यूजन की बात कर रहे हो, लिक्विड में बात कर रहे हो, स्टोक्स लॉ नहीं, पर स्टोक्स लॉ तो आप सीधा सेडिमेंटेशन में लेकर चले जाओगे। फिक्स लॉ की बात करेंगे जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। और फिक्स लॉ के साथ चलना है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करता है फिक्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोला, रिबन ब्लेंडर की बात करो जी। रिबन ब्लेंडर क्या होता है, इसमें रिबन ब्लेंडर में क्या रहता है ये बताना है। रॉड ब्लेड्स रहते हैं। चलिए अगला बोला ब्लेंडिंग इंपेलर रहता है, हेलिकल ब्लेड रहते हैं, या ब्लेंडिंग स्टीरर रहता है। किसके लिए यूज कर रहे हैं, इसे भी मिक्सिंग के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा करेक्ट आंसर जी, रिबन है। रिबन मतलब सीधी सी बात लगाना, आर फॉर रिबन, एंड यहाँ पर हेलिकल रिबन हो गया। और हेलिकल तरीके से ऐसा एक आ गया यहाँ पर आपका स्पीड ड्राइव, और उसके चारों ओर यहाँ पर ब्लेड लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे धान काटने के जो मशीन रहता है उसमें भी ऐसे ही ब्लेड लगे रहते हैं। नीचे एक साइड यहाँ पर आपका एक एक्सिस रहेगा, नीचे आपका एक बेस रहेगा। ये हो गया जी आपका बेस, और इसके चारों ओर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रिबन लगा हुआ है। मतलब इसके चारों ओर क्या लगा है जी, यहाँ पर ब्लेड लगे हुए हैं, और ये साइज को रिड्यूस कर रहा है, ये क्लियर करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टम्बलिंग की बात कर लो, और टम्बलिंग के साथ शियरिंग की बात करते हैं। टम्बलिंग शियरिंग किस मिक्सर के साथ हो रहा है, वी कोन ब्लेंडर के साथ हो रहा है, वी शेप का रहेगा, वी शेप का रहेगा। रबर ब्लेंडर की बात कर लो, अभी जो हमने देखा था रबर ब्लेंडर। फ्लूइडाइज्ड मिक्सर की बात करते हैं, या जिग जैग टाइप का मिक्सचर, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा जी। हाँ, टम्बलिंग भी हुआ है, शेयरिंग भी हुआ है। ठीक है, तो वी कोन शेप्ड ब्लेंडर का यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए। इस मेथड पर काम करने वाला, इस प्रिंसिपल पर काम करने वाला वी कोन ब्लेंडर आ जाएगा। अब इन्हें भी जरूर से ध्यान रखना, बाकी सबको भी ध्यान में रखते हुए चलना। फ्लूइडाइज्ड बेड मिक्सचर की बात करते हैं तो एयर मिक्सचर होता है। ठीक है, एयर मिक्सचर, एयर के द्वारा यहाँ पर मिक्सिंग का काम हो रहा है। रबर ब्लेंडर की बात कर लो, स्टैटिक मिक्सचर होता है। ठीक है, टम्बलिंग के साथ अगर सिलेंड्रिकल मिक्सिंग हो रहा है तो यहाँ पर आपको वी कोन देखने को मिल रहा है, वी कोन मिक्सचर मिल रहा है, क्यूब मिक्सचर मिल रहा है, डबल कोन ब्लेंडर भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड वाटर लिक्विड इज डन इन विच इक्विपमेंट। हाँ जी, क्या किया हम यहाँ पर, इमल्सन ही बनाए ना। यहाँ पर आ गया ऑयल, और यहाँ पर आ गया वाटर। ऑयल और वाटर को जब हम यहाँ पर मिक्स करने जा रहे हैं, किसका यूज करेंगे, रेपिसोनिक होमोजेनाइजर की बात कर लो, ट्रिपल रोलर मिल की बात करते हैं, वी कोन ब्लेंडर की, या डबल कोन ब्लेंडर की। डबल कोन ब्लेंडर, वी कोन ब्लेंडर तो होना ही नहीं है, इस मैकेनिज्म के द्वारा कर ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ट्रिपल रोलर मिल की बात करो तो ये भी नहीं, करेक्ट आंसर निकलेगा क्या जी आपका, रेपिसोनिक होमोजेनाइजर की बात करते हैं। होमोजेनाइजेशन का काम रहता है, सबसे पहले होमोजेनाइजेशन मतलब क्या करता है, सेम पार्टिकल साइज में डिवाइड करेगा और उसके बाद उसे मिक्स करता है, तब जाकर प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो पाता है और प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं और वो उन दोनों के बीच का नेचर ही अलग है, यूनिफॉर्म नहीं है, उस कंडीशन में हो सकता है कि स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डेप्थ फिल्ट्रेशन। डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या आ जाएगा, इसका मैकेनिज्म बताएंगे यहाँ पर जी। एंटेंगमेंट के साथ यहाँ पर इम्पिंगमेंट भी आ रहा है, स्ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर इम्पिंगमेंट भी आ रहा है, स्ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर एंटेंगलमेंट यहाँ पर आएगा, या अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे जी। क्या निकलेगा, डेप्थ फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन मेथड हो रहा है जी, फिल्टर करने का काम हो रहा है। क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, हम प्रोडक्ट को फ्लो हुआ और ऊपर से फ्लो होके वापस से नीचे गिरा, जैसे ही नीचे आता है तो फिल्टर, नीचे फिल्टर लगा हुआ है जिसके कारण वो फिल्टर होकर आगे बढ़ जाएगा। ये क्लियर करना, आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे जी। ठीक है, ओके, सभी का स्क्रीनशॉट जरूर से लेकर आगे बढ़ना।
आगे देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सरफेस फिल्ट्रेशन। ये सभी भैया सरफेस फिल्ट्रेशन के लिए सही है। आपको एक्सेप्शनल केस निकालना है। सरफेस फिल्ट्रेशन मतलब सरफेस लेवल पर ही, बस यहाँ सरफेस से अपन क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, सरफेस लेवल पर फिल्टर कर रहे हैं। पहला बोला मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज लेस, हाँ हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हम डीप लेवल पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरफेस लेवल पर हमने किया है। इट हैज हाई कैपेसिटी, ओके। अगला बोला साइज ऑफ पार्टिकल रिटेन्ड इज मोर प्रेडिक्टेबल, हाँ सरफेस लेवल पर है तो हम आसानी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स हमें अधिकतर देखने को मिल सकते हैं, ये देखा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करो तो सेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर, हाँ यहां पर बात करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो लेस है। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ लेस है तो हाई कैपेसिटी कैसे हो सकता है, कैपेसिटी भी इसकी कम होगी। अगर स्ट्रेंथ कम है तो कैपेसिटी भी यहाँ पर आपको कम ही देखने को मिलेगा, ये क्लियर करना जी। बाकी ये भी सही निकल जाएगा, ये ऑप्शन भी सही निकलेगा, सेलुलोज मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है, सही है बिल्कुल, ठीक है। एक्सेप्शनल बोला हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चल लेंगे, लो कैपेसिटी रहता है, ये ध्यान में रखना। अगला देख लो, द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज इजी और फ्री टू इवापोरेट फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। ओके, सॉलिड सरफेस, किसी सॉलिड पार्टिकल्स के सरफेस में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो आसानी से इवापोरेट हो सकता है, इसे क्या बोलेंगे, अनएब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ऐसा मॉइस्चर पोर्शन जो अंदर प्रोडक्ट में अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ या कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा। फ्री मॉइस्चर कंटेंट की बात कर लो, बिल्कुल। अनबाउंड वाटर की बात करते हैं या इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं जी। चलिए, जो इवापोरेट भी हो सकता है ये भी ध्यान रखना, इजी और फ्री टू इवापोरेट की बात कर रहे हैं, तो इवापोरेशन के लिए बात करेंगे जी तो बिल्कुल आपका क्या निकलेगा, फ्री मॉइस्चर कंटेंट की बात करेंगे। फ्री मॉइस्चर कंटेंट ये आसानी से इवापोरेट हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, एट्रिशन ऑफ द पार्टिकल रिजल्टिंग इन फाइन कैन बी मोस्टली फाउंड इन, किस में मिलता है जी, एट्रिशन किसके साथ मिल जाएगा, स्टैटिक बेड ड्रायर की बात कर लो या न्यूमेटिक बेड ड्रायर की बात करते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर या वैक्यूम ड्राइंग की या वैक्यूम ड्रायर की बात करेंगे। एट्रिशन का पोर्शन, एट्रिशन का फिनोमिनन कहां पर देखने को मिला, यहाँ पर कौन से पोर्शन के साथ, कौन से फिल्टर के साथ जी, कौन से ड्रायर के साथ, यहाँ पर निकलेगा करेक्ट आंसर क्या आपका, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ठीक है। स्टैटिक मत लेकर चलना, देखो स्टैटिक की बात करते हैं एट्रिशन नहीं होता, स्टैटिक बैच प्रोसेस इसका डिसएडवांटेज हो गया। मूविंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एट्रिशन हो रहा है, एंटायर मटेरियल को हीट के साथ कंटिन्यूअस बेसिस पर अपन एक्सपोज कर रहे हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म ड्राइंग होता है यहाँ पर, और न्यूमेटिक ड्रायर की बात करें तो स्प्रे ड्रायर होता है, रैपिड होता है, ठीक है। इसमें प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी एक इसका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर फ्लूइडाइज्ड की बात कर लो, स्टैटिक की बात कर लो तो इसमें समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जी, यहाँ पर लायोफिलाइजेशन को और क्या बोलते हैं, लायोफिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या आ जाएगा लायोफिलाइजेशन, वैक्यूम ड्रायर, मतलब हम वैक्यूम में हम ड्राइंग कर रहे हैं, वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करके ड्राइंग कर रहे हैं। फ्रीज ड्रायर की बात करते हैं, इंफ्रारेड ड्रायर जहां पर अपन क्या कर रहे हैं, इंफ्रारेड मतलब IR रेडिएशन का यूज कर रहे हैं ड्राइंग के लिए, या न्यूमेटिक ड्रायर की बात करते हैं। न्यूमेटिक ड्रायर मतलब स्प्रे ड्रायर, हमने या तो हमने एयर स्प्रे किया, हॉट एयर स्प्रे हमने किया और हम ड्राई करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या निकलेगा, लायोफिलाइजेशन मतलब क्या जी, लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट के बारे में कभी आपने सुना है, लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलना चाहूंगा कि जो मिल्क पाउडर बनते हैं, अमूल का जो मिल्क पाउडर आता है ये बना हुआ रहता है लायोफिलाइजेशन के द्वारा। मिल्क को लायोफिलाइजर के द्वारा या फ्रिज ड्राइंग के द्वारा हम मिल्क को ड्राई करते हैं और उसे पाउडर के फॉर्म में चेंज करते हैं। लायोफिलाइजेशन का मैकेनिज्म यूज होता है फ्रिज ड्राइंग में, जरूर से ध्यान में रखना जी। कल को अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जरूर से ध्यान में रखना कि हाँ यही जो मिल्क बनता है वो बनेगा आपका लायोफिलाइजेशन के द्वारा, फ्रिज ड्राइंग के द्वारा बनता है।
फिर देखते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर ग्रेडियंट इज। चलिए, किस थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि अगर मॉइस्चर ग्रेडियंट ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो भी उसी क्रम से बढ़ेगा। पहला बोल दिया कैपिलरी थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी की बात कर लो जिसमें कैपिलरी रेज वाला मेथड आपने पढ़ा होगा। प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी की बात करेंगे, प्रेशर से रिलेटेड बात हो रहा है। डिफ्यूजन थ्योरी की बात कर लो या ग्रेविटी फ्लो थ्योरी की बात करेंगे। हाँ जी, अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो वाटर का फ्लो भी उसी क्रम से बढ़ रहा है। क्या निकलेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका? डिफ्यूजन थ्योरी के साथ चलेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन थ्योरी फ्लो ऑफ वाटर को आपका डील कर रहा है। चलिए फिर देखते हैं डायरेक्ट चेंज ऑफ वाटर। क्या बोला यहाँ पर? डायरेक्ट चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर। ओके, सॉलिड पोर्शन से डायरेक्ट क्या हो गया जी? वेपर में हो गया, विदाउट कन्वर्जन टू लिक्विड। ओके, हाँ जाहिर सी अगर बात करें, अगर आप किसी चीज को जलाने जा रहे हैं, जैसे अगर आप किसी प्लास्टिक को अगर आप जलाते हैं, अगर आपने कभी प्लास्टिक जलाया होगा तो प्लास्टिक अभी सॉलिड पार्ट में है, आपने जैसे उसे जलाया वो जलकर लिक्विड में हो जाता है और उसके बाद फिर इवापोरेट होने लगता है, यानी उससे उसके जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं वो इवापोरेट होने बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रोसीजर यहाँ पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला गया। ठीक है, डायरेक्ट गैस में चला गया, वेपर बन गया, लिक्विड नहीं बना। सब्लिमेशन, वैक्यूम इवापोरेटर, फ्लैश ड्राइंग या फ्लैश इवापोरेशन या इवापोरेटर लेकर चल लो। क्या निकलेगा यहाँ पर जी करेक्ट आंसर? बिल्कुल सब्लिमेशन की बात करेंगे। कोरिलेट कर पा रहे हो? इसका एग्जांपल एनीवन मुझे कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 करके ऐसा कमेंट करना, 47 ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो सकता है विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड फॉर्म। ये मुझे जरूर से कमेंट डाउन करना। ठीक है, मैं वीडियोस के बाद में मैं कुछ समय बाद इसे जाकर जरूर से क्रॉस चेक करूंगा और उसका रिप्लाई भी करने वाला हूं। चलिए आगे देखते हैं। द यूज ऑफ इंफ्रारेड ड्रायर इज डिसकंटिन्यूड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हाँ जी, इंफ्रारेड ड्रायर मतलब जिसमें इंफ्रारेड रेस का यूज करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो इनका यूज ड्राइंग के लिए अब कम कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। लेकिन क्यों? क्या रीजन आ पड़ा कि हमने हमें से डिसकंटिन्यू करना पड़ा है? पहला तो बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ मॉइस्चर इज पुअर। ओके, इवापोरेशन एंड लेबर सेफ्टी इज लेस। हाँ, लेबर सेफ्टी की लेस नहीं, लेबर सेफ्टी तो हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगी भैया। आईआर का यूज कर रहे हो, लेबर की सेफ्टी आपको यहाँ पर खास देनी पड़ेगी। इक्विपमेंट इज बैच टाइप। डिसएडवांटेज यहाँ पर डिसकंटिन्यू, तो आपको एक हिसाब से इसके डिसएडवांटेज ही निकालना है। एक्सेसिव हीट इज प्रोड्यूस्ड, अब ये एक्सेसिव हीट तो होना ही है, लेकिन डिसकंटिन्यू क्यों किया गया? मेन रीजन यहाँ पर डिसकंटिन्यू करने का क्या है? नहीं, ये इन्वायरमेंट वाला भी नहीं, ये यहाँ पर भी नहीं, और एक्सेसिव हीट भी नहीं। क्या निकलेगा? डिफ्यूजन ऑफ मॉइस्चर इज पुअर। देखिएगा क्या होता है जब आईआर ड्रायर का यूज करते हैं और मानकर चलो ये हो गया हमारे पास एक लिक्विड और इसे हमें ड्राई करना है। अगर हमने आईआर ड्रायर यूज किया तो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल को, ठीक है, सरफेस लेवल को जल्दी से जल्दी ड्राई करता है, क्योंकि सरफेस में सबसे पहले एक्ट करेगा तो यहाँ के मॉइस्चर को इवापोरेट कर देगा और जाकर उसके सरफेस लेवल को सुखा दिया, सरफेस लेवल को पूरी तरीके से ड्राई कर दिया और क्विक कर दिया ना, तुरंत ही क्विक कर दिया, जिसके कारण अब पहले सरफेस वाला पोर्शन पूरी तरीके से सूख गया तो आईआर के रेडिएशन, इंफ्रारेड नीचे नहीं जा पा रहे हैं, नीचे नहीं जा पाते। और नीचे, अगर मैं नीचे इस पोर्शन की बात करता हूं तो यहाँ पर ड्राइंग नहीं हुआ है, इसे यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं बोला जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इस कारण से इसे डिसकंटिन्यू किया गया है। ये करेक्ट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। कौन सा पोर्शन जी? डिफ्यूजन ऑफ द मॉइस्चर इज पुअर, क्लियर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इक्विपमेंट इज यूज्ड इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सट्रैक्शन। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक्सट्रैक्शन में भैया
इनमें से कौन सा हम यूज कर रहे हैं बताना है मुझे। कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? एंडरसन एक्सपेलर की बात कर लेते हैं, एंडरसन एक्सपेलर हो गया। चलिए, डिफ्यूजन बैटरी का यूज कर रहे हैं। अगला देखते हैं रोलर मिल। रोलर मिल तो यहाँ पर यूज नहीं होता, रोलर मिल का यूज करेंगे भैया हम सीधा साइज रिडक्शन में यूज करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या निकला, पॉडबिल, पॉडबिल नाइक एक्सट्रैक्टर की बात करते हैं। हाँ जी, पॉडबिल नाइक एक्सट्रैक्टर, इसकी बात कर लिए एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं जी, हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करने वाले एक्सट्रैक्टर। ठीक है, ये क्लियर करना जी। डिफ्यूजन बैटरी नहीं, एंडरसन एक्सपेलर भी नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पर? पॉडबिल नाइक एक्सट्रैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सल्फेट एक्सट्रैक्शन के लिए किसी तरीके के एंटीबायोटिक्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है, या रिफाइनरी जैसे ऑयल, एडिबल ऑयल जितने होते हैं उनका रिफाइनरी के लिए भी इसका यूज करते हैं, ये क्लियर करना। यूरेनियम हो गया, इन सभी के लिए भी इनका यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोसेस इन विच द क्रूड मटेरियल इज पैक्ड इनटू अ कॉलम, ओके, एंड द सॉल्वेंट इज अलाउड टू पास थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड। अच्छा, एक ऐसा प्रोसीजर आपने प्रैक्टिकल में किया भी होगा इस चीज को। जैसे यहाँ पर एक कॉलम हो गया, ठीक है, एक कॉलम हो गया, नीचे इसका आउटलेट है और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है। आपको जिस प्रोडक्ट को यहाँ पर, अब एक क्रूड ड्रग है मानकर चलो, इस क्रूड ड्रग का आपको एक्टिव केमिकल आपको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करके आपको इसके केमिकल्स बाहर निकालने हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस कॉलम में हम सबसे पहले इस क्रूड ड्रग को हम फिल कर देंगे, नीचे हम यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल लगा देंगे, ये एक बैरियर लगा देंगे जिसके द्वारा ये केमिकल नीचे पहुंच सके आसानी से। हमने ऐसे ये लगा दिया, और इसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं जी, ऊपर से हमने सॉल्वेंट को रन करवाया, ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। हम यहाँ पर या तो अल्कोहल डालेंगे या किसी तरीके का ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे जिससे उसके केमिकल कंपोजिशन उसके साथ सॉल्युबलाइज हो सके आसानी से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मानकर चलो सॉल्वेंट के तौर पर अल्कोहल अगर हमने ले लिया, अल्कोहल को हम रन करवा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है परकोलेशन, परकोलेशन, और इस कॉलम को बोला जाता है परकोलेटर। ये सभी प्रैक्टिकल आपने किया भी होगा आई थिंक सो लैब में। परकोलेशन याद रखना। मैसिरेशन की बात करते हैं जी, नहीं, मैसिरेशन में क्या होता है, यहाँ पर ये भी एक्सट्रैक्शन का मेथड है, लेकिन इसमें क्या किए, ये मानकर चलो हो गया हमारा कोनिकल फ्लास्क। अब जिस प्रोडक्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जिस क्रूड ड्रग को, उसको हमने यहाँ पर रख दिया, इसके अंदर हमने रख दिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फिलअप कर देते हैं, इसे सॉल्वेंट से हम फिलअप कर देते हैं, मतलब दोनों यहाँ पर एडमिक्स हो गए, दोनों यहाँ पर एडमिक्स हो गए, और इसे हम 1 हफ्ते से 8 दिन 10 दिन के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो जैसे एक्सप्रेशन, जैसे नींबू का रस निचोड़ा जाता है, सेम वही समझ लो, नींबू का रस निचोड़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर हमें ऐसा प्रोसेस जहां हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे केमिकल्स को, उनके एक्टिव केमिकल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, ये आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन मतलब हमने जो ये पूरे फिनोमेनन, चाहे यहाँ पर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इस पूरे फिनोमेनन को हम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है जी, इसका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। परकोलेशन की बात करेंगे, लेकिन बाकी सभी ऑप्शंस भी जरूर से आपको रिमेंबर करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, ओके, हाँ जी, तो इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से वॉच करते हुए चलना, सारे के सारे क्वेश्चंस, और हर दिन आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलते रहेंगे विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें चलती रहेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर जरूर से यहाँ एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आपको पूरे सारे क्लासेस के सारे वीडियोस के यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएंगे, इनके पूरा पीडीएफ का लिंक मिलेगा, उससे डाउनलोड करना, और इस पूरी सीरीज को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो अभी या आने वाले समय में फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करेंगे या करने का इच्छा रख रहे हैं।
ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी सीरीज आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए MCQs के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।